बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 18 मार्च और दिन है मंगल का। 3 खबरें आपके साथ शेयर करनी है। पहली जो बड़ी खबर है जी, वो तो कौमी सलामती कमेटी का जो पार्लियामेंट में इजलास हुआ है, इस इजलास की अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे जी। ना कोई सवाल हुआ और ना ही कोई एतराज़ हुआ, सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ साहब की 80 मिनट का खिताब और शहबाज शरीफ का खिताब। तफसीलात आपको बताऊंगा जी इसमें क्या हुआ। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब को माइनस करना इनका ख्वाब ही रह गया है। इमरान खान माइनस नहीं बल्कि प्लस हो गया है और हाफिज साहब ने इमरान खान साहब की बड़ी हिमायत कर दी है, ख़ास तौर पर दहशतगर्दी वाले मामले के ऊपर और अफ़गान मामले के ऊपर। इमरान खान साहब की जो हिमायत है जी वो हुई है और दोनों का सेम मौक़िफ़ सामने आया है, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी आज अडियाला जेल से उनकी चूँकि फैमिली से मुलाकात हुई, तो इस सारे इशू के ऊपर इमरान खान साहब ने भी अपना जो मौक़िफ़ है वो बयान कर दिया है और महमूद अचकज़ई के उस फैसले की भी हिमायत कर दी है जिसमें उन्होंने ये फ़ैसला किया था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से कि हम इस इजलास के अंदर शिरकत जो है वो नहीं करेंगे। और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने जो सानिहा जाफर ट्रेन हुआ है इसकी भी मज़म्मत की है। इमरान खान साहब ने क्या कहा है जी, इस पर भी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। और आज की इस मीटिंग के बाद जो कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, इस इजलास के बाद क्यों इमरान खान का एक सबसे बड़ा मुखालिफ या यूं कहें कि सबसे बड़ा छुपा हुआ जो दुश्मन है वो मायूस हुआ है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो जी आगाज़ करते हैं। इमरान खान साहब ने आज मुलाकात की है अपनी फैमिली से, अलीमा खान साहिबा से और अपने वकील से फैसल चौधरी साहब से। और इस मुलाकात में इमरान खान साहब को तमाम तर डिटेल्स बताई गई हैं। वैसे तो इमरान खान साहब से चूँकि काफ़ी टाइम से मुलाकातें नहीं हो रही थी और जाफ़र ट्रेन का जो सानिहा हुआ है, इस साने से लेकर अब तक मुलाकात नहीं हुई थी, तो इमरान खान साहब को उस साने के हवाले से नहीं पता था। इमरान खान साहब को बताया गया और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने उसकी मज़म्मत भी की। और फिर आज जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, इस इजलास से भी मुतल्लिक इमरान खान साहब को बताया गया और इमरान खान साहब ने कहा है कि बिल्कुल दुरुस्त किया महमूद अचकज़ई ने कि इस इजलास के अंदर उन्होंने शिरकत नहीं की। इमरान खान साहब ने मज़ीद क्या कहा है जी, आपको बताते हैं। खान साहब ने कहा है कि जो मर्ज़ी कर लें, मैं अपने मुल्क में आज़ादी, इत्तेहाद, कानून की हुक्मरानी और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा हूँ। इन चीज़ों के लिए ये जेल में रखते हैं तो मैं तैयार हूँ और मैं ये जुल्म बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर से कह दिया है। इमरान खान ने जाफ़र एक्सप्रेस सानहे की मज़म्मत करते हुए महमूद खान अचकज़ई की सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुकम्मल तायद भी कर दी है। कहते हैं अगर मैं महमूद अचकज़ई की जगह होता तो यही फ़ैसला करता, यानी कि मीटिंग में शिरकत ना करता। फिर खान साहब ने कहा जी, और ये जो इमरान खान साहब ने इंडोर्स किया है महमूद अचकज़ई के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, ये इस बात का सबूत भी है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो रिएक्शन आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अगेंस्ट, जिन्होंने पहले कहा था जी कि हम फैसला करेंगे, वो रिएक्शन बिल्कुल दुरुस्त था और अवाम ने बिल्कुल इमरान खान साहब के ही जो एक तरह से तर्जुमानी की। इमरान खान साहब का तो ज़ाहिर सी बात उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था, तो वो कैसे इस पर अपना कोई मौक़िफ़ बताते। तो अवाम ने इमरान खान की यहाँ पर जो तर्जुमानी है वो की और दुरुस्त तर्जुमानी की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इजलास में जाने से रोका है। वो लीडरशिप तो तैयार हो गई थी जी कि हम इस इजलास में शिरकत करेंगे। मजीद खान साहब ने कहा कि जनरल याहिया जब जुल्म करना चाहता था तो उसने शेख मुजीबुर रहमान की बीवी को जेल में नहीं डाला था। जनरल ज़िया ने भुट्टो को जेल में डाला लेकिन उसकी बीवी को नहीं डाला। मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को जेल में डाला लेकिन उसकी बीवी को नहीं डाला। लेकिन बुशरा बीबी को जेल में डालकर मुझे कमज़ोर करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। यानी कि इमरान खान साहब पिछले जो सारे दौर हैं उस दौर का और मौजूदा दौर का मुवाजना करके ये बता रहे हैं कि जो जुल्म, जबर, फस्तायत पहले मार्शल लॉ के अदवार में हुई या जो फौजी डिक्टेटर्स के नाम इमरान खान साहब ने लिए, उन्होंने जो जुल्म किया और आज जो इमरान खान साहब के साथ जुल्म हो रहा है तो उससे बढ़कर इमरान खान साहब के साथ जो जुल्म है वो किया जा रहा है। सिर्फ एक एग्जांपल खान साहब ने दी कि उस वक्त उन लीडर्स को तंग करने के लिए उनकी जो बीवी होती थी या अहलिया थी उसे एटलीस्ट जेलों में नहीं डाला गया, लेकिन इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए उनकी जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी साहिबा, उनको भी जेल में डाला गया है। बाकी जो दीगर जो कारकुनान हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है, इन चीज़ों को ये चीज़ें अलहदा से हैं। फिर इमरान खान साहब ने कहा जी कि मैं किसी सूरत फार्म 47 की हुकूमत तस्लीम नहीं करूँगा, मैं इस फस्तायत के सामने सर नहीं झुकाऊँगा। फिर मजीद जी इमरान खान ने बताया अखबार नहीं मिल रहा, टीवी भी बंद है। कमेटी इजलास का बताया तो इमरान खान ने कहा इसीलिए अखबार और टीवी बंद किए गए हैं। इमरान खान ने कहा मेरी इजाज़त के बगैर पार्टी कमेटी इजलास में शिरकत
نہیں کر سکتی. تو یہ جی عمران خان صاحب نے کلیئر کر دیا ہے. اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب کی یہ جو آج اجلاس ہوا اس اجلاس کی بھی آپ کے سامنے کہانی رکھتے ہیں, لیکن اس میں حمایت عمران خان صاحب کی بہت ضروری تھی, کیونکہ آپریشن تب ہی آپ کے پی میں کر سکتے ہیں, بلوچستان میں کر سکتے ہیں, گراؤنڈ لیول پر آپ کر سکتے ہیں, اور یہ کامیابی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں جب آپ کو عوامی حمایت حاصل ہوگی. اگر آپ کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے تو پھر آپ کیسے مقامی آبادی کو اعتماد میں لیے بغیر وہاں پر جو آپریشن ہے وہ کر سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے جی کلیئر کر دیا ہے کہ ایبسلوٹلی ناٹ, اور کسی قسم کی کوئی جو ڈیل ہے وہ نہیں دوں گا اور نہ ہی میں جھکوں گا. مزید عمران خان صاحب نے کہا کہ افغانستان ہمارا دشمن نہیں ہے, اسے دشمن بنانے کی کوشش نہ کریں. آپ کیوں بلا وجہ مسلمان بھائیوں سے لڑائی مول لے رہے ہیں؟ گراف نکال کر دیکھیں, دہشت گردی 2021 تک کم ترین ہو گئی تھی, لیکن 2022 میں یہ پھر بڑھنا شروع ہو گئی ہے. یہ عمران خان صاحب نے کہا. اور اس حوالے سے علی بن گنڈا پور صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ جو افغانستان کے ساتھ ہماری پالیسی ہے یہ درست نہیں ہے, اسے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر دہشت گردی کے حوالے سے الزامات عمران خان صاحب پر لگائے جا رہے تھے کہ خان صاحب کے ٹائم پر دہشت گردی بڑھی, تو اس پر بھی عمران خان صاحب نے کلیئر کیا جی کہ 2021 میں دہشت گردی جب ان کی حکومت گئی تو وہ جو گراف تھا وہ آپ دیکھ لیں کہ کم ترین سطح پر تھی, اور اب آپ گراف دیکھ لیں اور 2022 کے بعد کا گراف دیکھیں تو دہشت گردی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوئی. تو یہ, اور پھر خواجہ آصف صاحب نے کل بیان دیا تھا جی کہ عمران خان صاحب دہشت گردی کی مذمت نہیں کر رہے, تو اس پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو خان صاحب کریں گے, خان صاحب کا کوئی بیان باہر آنے دیا جائے گا تو پتہ چلے گا خان صاحب نے مذمت کی ہے کہ نہیں کی. اس سانحے کے بعد, ٹرین سانحے کے بعد آج پہلی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی, اور عمران خان صاحب کو معلوم بھی نہیں تھا, اور ٹی وی اور اخبار بھی بند تھا عمران خان کا. تو جیسا عمران خان صاحب کو پتہ چلا تو عمران خان صاحب نے دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کی, اور بالکل کسی بھی دہشت گردی واقعے کی جو مذمت ہے وہ ہونی بھی چاہیے. حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں جی امیر جماعت اسلامی, انہوں نے بھی عمران خان صاحب کا جو موقف ہے اس کی حمایت کر دی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کے خلاف جنگ نہیں کرنی چاہیے, نہ ہم اسے افورڈ کر سکتے ہیں. مذاکرات کے لیے کردار ادا کرنے کی بھی جو پیشکش ہے جی وہ ان کی جانب سے کی گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپریشن اور نئی جنگ ہے اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہے. ویسے ہی اتنے زیادہ جو چیزیں افغانستان کے حوالے سے وہ سامنے نہیں آ رہی. اور اب حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں جی انہوں نے بھی یہی کہہ دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑی حمایت ہے. لیکن جماعت اسلامی کی موجودہ سچویشن کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو یہ نہ 3 میں آتی ہے نہ 13 میں آتی ہے. مطلب ان کی اب وہ اس طرح کی وہ چیز نہیں رہی جو ایک ٹائم پہ جماعت اسلامی کے حوالے سے ہوا کرتی تھی, اور لوگ بھی اب اس طرح سے اتنے فالو نہیں کر رہے جماعت اسلامی کو بھی. مزید یہ کہتے ہیں کہ ملک کے حالات سنگین ہو چکے ہیں, بلوچستان اور کے پی میں بدامنی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اگر فوج اور عوام کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جائے تو جنگیں نہیں جیتی جا سکتی, اس لیے ضروری ہے کہ تمام مسائل کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کیا جائے. تو یہ بات حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی کر دی ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے, اور اگر یہ فاصلہ ہوتا ہے تو پھر آپ جنگیں نہیں لڑ سکتے, اور دہشت گردی کے خلاف آپ جو جنگ ہے وہ پھر آپ کیسے لڑیں گے آپ کو اگر عوامی حمایت جو ہے وہ حاصل نہیں ہے. تو یہ جی ایک عمران خان صاحب کے موقف کی حمایت کی گئی ہے. دوسرے نمبر پر جی جو آج قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, اس اجلاس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں. شہباز شریف اور دیگر نے اس سے جو خطاب وغیرہ ہے وہ بھی کیا ہے, لیکن سب سے پہلے آپ کو آرمی چیف صاحب کے خطاب کے حوالے سے بتاتے ہیں جی کہ انہوں نے خطاب کیا کہا ہے. پھر اس کے بعد اس میں چونکہ یہ اعلامیہ ایک جاری ہوا ہے, اس کی کچھ اندرونی کہانی بھی ہے کہ ادھر کا ماحول کیسا تھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. تو پہلے جی آرمی چیف صاحب نے کہا ہے کہ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں, کوئی تحریک نہیں, کوئی شخصیت نہیں. پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا. یہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے. ہم کو بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے. ہم کب تک ایک سافٹ سٹیٹ کے طرز پر بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ ہم گورننس اچھا جی. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے جو ہے وہ بھرتے رہیں گے گورننس کے گیپ کو. اچھا, علماء سے درخواست ہے کہ وہ خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں. اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں, لہٰذا ملک کی سلامتی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں. پاکستان کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر اپنی سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر ایک بیانیہ اپنانا ہوگا. خیر عمران خان صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ
जंग या ऑपरेशन जो है वो कोई हल नहीं है और सियासी हल भी है और इसका मिलकर इकट्ठे होकर ही हल निकल सकता है। लेकिन इमरान खान साहब को तो इस इजलास के अंदर उनका मौक़िफ़ ही नहीं लिया गया और इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं, जिस तरह से वो जेल में हैं, तो मेरे ख्याल से जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, इससे कैसे सब एक हो सकते हैं जहाँ पर सियासी इंतकाम का जो निशाना है वो एक उस पार्टी के लीडर जो कि सबसे मकबूल पार्टी और अवाम की हमायत हासिल है उस पार्टी को, इमरान खान को, वो इस वक्त जेल में है। जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को इन दहशतगर्दों के ज़रिए कमज़ोर कर सकते हैं, उनका आज का दिन उनको ये पैगाम देता है कि हम मुत्तहिद होकर ना सिर्फ उनको बल्कि इनके तमाम सहूलतकारों को भी नाकाम करेंगे। हमें अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है, जो कुछ भी हो जाए इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। तो ये आर्मी चीफ साहब ने वहाँ पर जो खिताब है वो किया है। अब जी ये जो माहौल था वहाँ का, उस माहौल के हवाले से भी आपको बताते हैं जी। ज़रा ये बता रहे हैं, बखबर हल्के ये बता रहे हैं कि कोई सवाल वहाँ पर नहीं था और ना ही कोई एतराज़ था, सिर्फ़ और सिर्फ तकरीरें कह लें या खिताब कह लें वो थे और वो सुना गया और तकरीबन आर्मी चीफ साहब ने कोई 80-90 मिनट बताया जा रहा है वहाँ पर जो खिताब है वो किया है। तो बहरहाल जी वैसे तो ये जो थी इजलास, इसमें तो ब्रीफिंग्स वगैरह होनी थी कि दहशतगर्दी के हवाले से क्या सूरत हाल है, उस पर ब्रीफिंग देनी थी, लेकिन खिताबात वगैरह भी वहाँ पर हुए। मुकम्मल डिटेल तो उस समय सामने नहीं आई। एक एलामिया आया और वहाँ के माहौल के हवाले से बाखबर हल्के कुछ दावा कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई मेरे ख्याल से कोई 5-6 घंटे शायद इजलास जो है वो जारी रहा है। तो बरह रास्त किसी ऑपरेशन के हवाले से तो इस इजलास के अंदर जो मंजूरी है वो अभी तक सामने नहीं आई। जो आर्मी चीफ साहब का पूरा बयान है, जो एलामिया जारी हुआ है, उसमें कहीं वाज़े तौर पे ये नहीं लिखा जी मतलब लड़ेंगे और वो सारी चीज़ें तो ठीक है उन्होंने बात की, लेकिन वाज़े तौर पर किसी ऑपरेशन का ऐलान नहीं किया। जिस तरह से एक ज़रबे अज़्ब ऑपरेशन जब उसका आगाज़ किया गया तो कहा कि जी कि हम ज़रबे अज़्ब जो ऑपरेशन है वो शुरू कर रहे हैं और हिमायत ली गई, लेकिन आज के इजलास में कोई वाज़े तौर पर नहीं कहा गया जी कि हम कोई ऑपरेशन है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो बहरहाल इसमें एक एंगलिंग या आप कहें जी इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि अगर इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस इजलास में शामिल नहीं थी और उस सबसे मकबूल जमात की ही अगर हिमायत हासिल नहीं थी, अगर वो होते उनकी हिमायत हासिल होती तो फिर शायद किसी ऑपरेशन का ऐलान हो जाता, क्योंकि बार बार यही खदशे का इजहार जो अपोजिशन अलाइंस है वो कर रहा था जी कि कोई ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, शायद किया जाए। तो बहरहाल ये भी हो सकता है कि अगर पीटीआई वाले इसकी हिमायत कर देते तो फिर ऐलान किया भी जा सकता था, क्योंकि दूसरी तरफ भी सबको अंदाज़ा है कि अवामी हिमायत किसके साथ है और अवामी हिमायत के बगैर आप किसी किस्म की भी कोई जो चीज़ है उसे कामयाबी से सरअंजाम नहीं दे सकेंगे। तो ये चीज़ इस इजलास के हवाले से कुछ डिटेल्स थी। आखिर में जी इमरान खान साहब का मैं कहता हूँ कि छुपा हुआ मुखालिफ या छुपा हुआ दुश्मन, जो कि मैं समझता हूँ जी मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो 2 दिन पहले बड़ी सख्त उन्होंने बातें की और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि मौलाना जो है वो आ रहा है। तभी मैंने आपसे कहा था कि मौलाना फजल रहमान एक रॉन्ग नंबर है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इनके ऊपर एटलीस्ट एतमाद नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह से इनके ऊपर एतमाद नहीं करना चाहिए। तो मौलाना साहब आज कहते हैं कि पीटीआई को इजलास में ना देखकर मायूसी हुई। तो मौलाना फजल रहमान साहब आपको मायूसी क्यों हुई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ना देखकर? क्या इमरान खान साहब से कोई आप ये सवाल पूछते वहाँ पर कि इमरान खान साहब से आपने क्या कोई मुलाकात करवाई या उनका कोई फ़ैसला आपने लेने दिया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को कि वो आकर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बयान कर सकते? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान का नाम है और जो इमरान खान कहेगा उसे अवाम तस्लीम करेगी। ये जो पीटीआई की लीडरशिप इस वक्त सामने है, इनके ऊपर तो अब अवाम का जो एतमाद है वो भी आहिस्ता आहिस्ता उठता जा रहा है। फिर भी मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं जी कि उनको ना देकर मायूसी तो आपको इस चीज़ से होनी चाहिए थी कि वहाँ पर हुकूमत ने मतलब है कि इमरान खान साहब के साथ कानूनी तौर पर भी जो मुलाकातें हैं वो भी नहीं करवाई जा रही हैं। तो इसके ऊपर मौलाना फजल रहमान के शायद जो है वो पर जलते हैं या ज़ुबान जो है लब जो है वो सिले हुए हैं, इसके ऊपर वो बात नहीं करते। मजीद जी वो कहते हैं कि पीटीआई मुझसे मशवरा करती तो इन्हें शिरकत का मशवरा देता। 1988 से मुल्क से वफादारी का हल्फ उठा रहा हूँ। भाई पीटीआई आपसे क्यों मशवरा करती? आपने मतलब पहले कौन से ऐसे वो काम करती हैं जो पीटीआई आपसे मशवरा करती और आपके साथ जो है वो चलती? एक तहरीक का ऐलान तो किया हुआ है पीटीआई ने, आप भी आएँ तहरीक चलाने में, लेकिन कोई नहीं। बहरहाल जी ये आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।